हेलो एवरीवन। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें हम कंप्लीट सिविक्स को रिवाइज कर देंगे। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। इनको ही पढ़ना है। इनको छोड़ करके जो आप एनसीईआरटी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट मत करो। ये नोट्स सफिशिएंट है, आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट रिविजन हो जाएगा और कल एग्जाम में भी यहीं से ही क्वेश्चन आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ध्यान से सुनना है इसको। और इसी के साथ में जैसे कि हम अब सिविक्स का रिविजन कर रहे हैं तो आगे 15-20 मिनट में हम कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का भी कर रखा है, तो आप उनके भी रिवीजन देख सकते हो। आप लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन गवर्नमेंट। तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्टी के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक तरीके से गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो वही होता है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स और द फॉलोवर्स। तो लीडर्स कौन होते हैं, जो कि नेता वगैरह होते हैं। तो जो नेता होते हैं वो आएंगे लीडर्स में। फिर जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि नेता लोगों के नीचे काम करते हैं, जो नेता के पीछे पीछे घूमते हैं, वो होते हैं इसमें एक्टिव मेंबर। और फिर जो फॉलोवर्स कौन होते हैं, हम लोग होते हैं, मतलब कि हम उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मीनिंग ये है कि हम लोग उन्हें वोट देते हैं, हमारी वजह से वो बनते। तो ये होते हैं इसके 3 कंपोनेंट। अब इसके बाद में अगर बात करें फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन ये है कि कंटेस्ट करवाते हैं। इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है कैंडिडेट्स के थ्रू। और इसमें जो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होता है वो कोई या तो कोई मेंबर ऑफ पार्टी कर सकती है या फिर कोई भी लीडर ऑफ पार्टी कर सकता है। और फिर इसके बाद में जो पार्टीज होती हैं वो करती हैं पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक पब्लिक का पूरा जो भी प्रॉब्लम रहेगी या फिर कोई भी उनको इंटरेस्टेड है कि हमें ये काम करवाने, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज पुट्स फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आगे की जैसे कि अगर मान लो कि कई बार कहा जाता है कि आप हमारी सरकार को जिताएंगे तो हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वादे जो इलेक्शन के बाद होंगे, कि मतलब अभी हुए नहीं पर इलेक्शन के बाद जरूर से होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है कि एक पार्टी ए में जिसमें कि बंटी है और एक पार्टी बी है जिसके अंदर कि चिंटू खड़ा हुआ है इलेक्शन में। और बंटी बोल रहा है कि मैं आपके इलाके के अंदर रोड बनवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा और अच्छा पानी ले आऊंगा। ठीक है, वहीं पर ही जो हमारे चिंटू बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं एजुकेशन लाऊंगा और हर एक बच्चे को फोन दूंगा। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे, सबसे ज्यादा वोट एज कंपेयर टू जो यूथ के वोट हैं वो इसको मिलेंगे कि यहाँ पर एक तो ऑनलाइन एजुकेशन करवाएगा तो ये वाला ही नेता अच्छा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इससे ये 2 पॉलिसीज रहेंगी इसके पास में, 2 इनके पास में चॉइसेस रहती हैं। इस एग्जांपल को देने का मतलब ये है कि आपके पास में 2 चॉइस हैं कि कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आता है यहाँ पर नेक्स्ट जिसके अंदर है कि पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज जो होती हैं वही गवर्नमेंट बनाती हैं और वही गवर्नमेंट को चलाती हैं। और पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक द मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट एज दे वांट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पार्टीज के अंदर सबसे पहले पार्टी फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में वो लीडर्स को चुनते हैं। फिर जब लीडर्स जो होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है और फिर मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलती है, जैसे वो चाहें वैसे चलती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज के थ्रू जो हमें मिलता है वो एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही मिलता है। और लूजिंग पार्टी प्लेज एंड रोल ऑफ अपोजिशन। जो हार जाते हैं उनका भी मेजर रोल रहता है, रोल ऑफ अपोजिशन। फिर इसके बाद में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्यों है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अब ये होना चाहिए ना कि जैसे कि राम है और एक तरफ श्याम है, दोनों के दोनों इलेक्शन में हो और इनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, अलग अलग पार्टी। तो देखो जब पार्टी होती है कोई भी तो उस पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी पार्टी नहीं है तो हर कोई अपने अपने वादे करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वादे करे जाएंगे और एक स्टेट लेवल पर कोई नहीं होगा। जब स्टेट लेवल पर नहीं होगा तो कंट्री लेवल पर नहीं होगा, तो वो काम जो है वो एक बड़ी स्केल पर नहीं हो पाएगा और वो जो कहा है वो कहा हुआ ही रह जाएगा और कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है कि एवरी कैंडिडेट्स कैन बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल्स फॉर विनिंग इलेक्शंस, नो मेजर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। बस जीतने के लिए वो कुछ भी वादे कर सकता है, ये भी वादा कर सकते हैं कि मैं सभी को एक एक फॉर्च्यूनर दूंगा, बस मुझे वोट दीजिए। तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि हर एक कैंडिडेट्स जो है इसमें हर एक कैंडिडेट्स के अगर पार्टी
है तो उसके ऊपर पूरी रेगुलेशंस रहती हैं, रूल्स रहते हैं कि क्या पार्टी के रूल्स हैं, उसी अकॉर्डिंग उसे बोलना होता है। और यहाँ पर यह आता है कि एवरी कैंडिडेट्स इन इलेक्शन बी इंडिपेंडेंट विदाउट प्रायोरिटी, अगर वो पार्टी के बिना हुआ तो वो इंडिपेंडेंट होगा, जो मन करेगा वो करेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आएगा कि नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री, और किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि कंट्री की कौन देखभाल करेगा। और यहाँ पर नो यूनिफॉर्म डिसीजन हो ही नहीं पाएगा कोई भी एक यूनिफॉर्म। फिर इसके बाद में आता है पार्टी सिस्टम। अब पार्टी सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है वन पार्टी सिस्टम। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि बस इसमें एक ही पार्टी होगी, जैसे कि वो एक डायलॉग है ना कि इलेक्शन में हम खड़े हो गए तो मतलब रिजल्ट आ गया, तो वही बात है इसमें कि वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बस एक ही पार्टी होती है, जब सभी को पता होता है कि वही पार्टी जीतेगी और वही गवर्नमेंट को चलाती है। और ये जो है ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी होता है, ये डिक्टेटरशिप के अंदर आती है वन पार्टी सिस्टम, किसके अंदर लोगों के पास में चॉइसेस नहीं होती, जबकि डेमोक्रेसी ये बोलता है कि सरकार आपकी है और आपके द्वारा ही चुनी जाएगी। तो उसमें क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि सभी को चॉइस होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, मतलब कि हम खड़े हो गए मतलब रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो इसकी वजह से ये नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएंगे, नहीं, डिक्टेटरशिप काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। अब इसके बाद में अगर बात करें ये वन पार्टी सिस्टम कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है चाइना के अंदर, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे देखने को मिलता है। चाइना इसका एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में आता है टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि 2 पार्टियां होती हैं, जैसे कि ए पार्टी और बी पार्टी। बस इसमें ए और बी पार्टी होती है जिनके की चांसेस होते हैं कि या तो ए जीतेगी या फिर बी जीतेगी, इन दोनों में से किसी के पास में पावर होती रहती है। जैसे कि फुटबॉल का गेम होता है, एक तरफ कोर्ट ए है और एक तरफ कोर्ट बी है, तो ये जो फुटबॉल है इधर से इधर जाती रहती है, इलेक्शंस के अकॉर्डिंग वो जाती रहेगी। और इसमें हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरली पावर पार्टीज होती हैं वो 2 ही होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है वो यहाँ पर यूएसए और यूके। अब यूएसए के अंदर 2 पार्टी होंगी, एक तो होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होगी रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब दोनों में से किसी को भी पावर मिल सकती है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास में मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास में बहुत सारी वेराइटीज़ है। जैसे कि आप अगर कोई भी शॉप पर जाते हो और आपको 10 टी शर्ट दिखाएगा, ठीक है, 10 टी शर्ट दिखाएगा, अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आपको दिखाएगा। और एक तरफ एक दुकान पर जाओगे जहाँ पर 2 टी शर्ट हैं, और एक तरफ एक की तरफ जाओगे कि आप बस वो लेनी है तो लो, अदरवाइज आ जाओ। तो आप किसके ऊपर ज़्यादा जाना प्रेफर करोगे? आप बोलोगे कि मेरे को चॉइसेस के ऊपर जाना है तो 10 के ऊपर जाएंगे, तो जहाँ पे हमें 10 वैरायटी मिलेगी। तो उसी तरीके से जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है इसमें फेयर चॉइस मिलती है कि आपको एक तरीके से मिलता है कि आप कौन से नेता को चूज करना चाहते हो। जिसको भी आप चूज करना चाहते हो उसको चूज कीजिए, और ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। और इसमें मोर देन 2 पार्टीज कंपीट फॉर द पावर, कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन इंडिया। और ये जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की हमारे इंडिया में ही होती है। आपने देखा होगा इलेक्शन के अंदर सभी पार्टीज खड़ी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? मल्टी पार्टी सिस्टम। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से वाला पार्टी सिस्टम है। अभी हमने तीनों पार्टी सिस्टम डिस्कस कर ली, तो आप बताइए कि आपको कौन से वाला पार्टी सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया में वो होना चाहिए, बताइएगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट, ये जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं ये कैसे इनको हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं, कि क्या कोई इनके लिए क्राइटेरिया है कि जिनसे हम इनको नेशनल पार्टी बोलेंगे? तो इनके लिए 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इनके पास में 6% वोट होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन के अंदर, जब जाकर के इनको क्या कहा जाएगा? नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। या फिर इनके पास में 6% इलेक्शन, मतलब कि 6% वोट होनी चाहिए असेंबली इलेक्शन में, जो कि 4 स्टेट्स में हुए हों। और फिर उसके बाद जो सेकंड है कि यहाँ पर विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम 4 सीट तो होनी ही चाहिए उनके पास में। और फिर ये तो होता है कि कैरेक्टर, मतलब कि क्राइटेरिया होता है कि एक नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब कुछ नेशनल पार्टीज हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। 2 मेजर पार्टी हैं, एक तो है बीजेपी और एक दूसरी है कांग्रेस। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कब फॉर्म हुई थी? बीजेपी फॉर्म हुई थी 1980 में, और इसको फॉर्म किसने किया था? वो किया था भारतीय जनता सिंह ने। तो यहाँ पर ये आपको जरूर से याद रखना है कि फाउंडर कौन थे और ये कब फॉर्म हुई थी, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि ये जो होता है हमारा भारतीय जनता पार्टी, ये किसको सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है कल्चरल नेशनलिज्म। किसको सपोर्ट करती है? कल्चरल नेशनलिज्म, और उसको कह सकते हैं कि हिंदुत्व। और हिंदुत्व इज एन द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्शंस।
ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये सपोर्ट करते हैं और क्या इनका नारा है। फिर इसके बाद में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ये पावर में कब आई थी, 1998 में आई थी और इसने पहली बार इलेक्शन हारा था 2004 में, और फिर उसके बाद में अपोजिशन की तरह काम किया 10 साल तक। फिर 10 साल बाद में 2014 में जीती एज अ मेजर पार्टी की तरह। लार्जेस्ट जो सिलेक्शन था या फिर लार्जेस्ट जो एरिया था वो इनके द्वारा ऑक्यूपाइड था, और 2019 में भी मेजोरिटी से इसने विन किया। फिर इसके बाद में जो सेकंड पार्टी आती है वो आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी, 1885 में फाउंड हुई थी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। और ये किसको सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीक सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती है। फिर इसके बाद में जो ये नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कब ये जीते कब हारे, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है कि इमर्ज्ड एज एन द लार्जेस्ट पार्टी इन 2004 विद 145 सीट्स इन लोकसभा, एंड 2014 के अंदर ये 2014 से अभी तक जीती नहीं है, 10 साल से ये ओपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई की बात करें तो ये कब फॉर्म हुई थी, 1925 में फॉर्म हुई थी, और ये बिलीव्स इन मैक्सिमल लिमिनिज्म एंड सर्कुलरिज्म डेमोक्रेसी में ये बिलीव रखते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि किस में बिलीव करते हैं, कब ये फाउंड हुई थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना ज़्यादा। ये जो 7 पार्टी है 7 पार्टी में से नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा कि बीजेपी के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर कांग्रेस के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसके अलावा कोई सी भी पार्टी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में जो फोर्थ आता है वो आता है कि बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी थी वो हुई थी 1984 के अंदर फॉर्म हुई थी, और जो इसके लीडर थे वो थे यहाँ पर कंशी राम थे इसके लीडर, और यहाँ पर ये स्टैंड करते हैं फॉर द कॉजेज ऑफ सेक्युलरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, तो ये इसमें बिलीव रखते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है कि स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी किसको कहेंगे। इसके लिए कंडीशन है कि एक ऐसी पार्टी जिसने कि सिक्योर करे हो 6% टोटल वोट्स इलेक्शन में, जो कि लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं उसमें इसने स्कोर करे हो कम से कम 6% इलेक्शन ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम 2 सीटें जीती हो तो उसको रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो रीजनल पार्टी होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। अगर रीजनल या फिर स्टेट पार्टीज नहीं होंगी तो नेशनल पार्टीज नहीं बन सकती उनके सपोर्ट के बिना। फिर इसके बाद में अगर एग्जांपल में ले तो ये हो गया समाजवादी पार्टी हो गया, राज्य जनता दल हो गया, ये हो गए इनके कुछ छोटे छोटे स्टेट पार्टीज हैं जिनके नाम। फिर इसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो सबसे पहला जो चैलेंज है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी, तो इसके बीच में डेमोक्रेसी नहीं होती। जो सेकंड है कि वह है कि डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके चाचा विधायक हैं, ठीक है, आपके क्या हैं, चाचा विधायक हैं, तो इनफैक्ट बात है कि आप भी जो उस पार्टी के अंदर है आप एक ऊंचे पद के ऊपर रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मतलब ये हो गया कि जो पार्टी में जो बड़ी बड़ी लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स को हायर पोजीशन पर बिठाते हैं, चाहे से वो उसके लिए एप्लीकेबल हो नहीं हो। इसको ही यहाँ पर कहा जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से पार्टी डू नॉट ओपन दियर प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग, ये भी नहीं बताते कि वो कैसे बना, तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। फिर इसके बाद में मनी एंड द मसल पावर आर यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पर इतना पैसा काम में लिया जाता है और इतनी मसल पावर काम में ली जाती है कि मतलब मार मार के वोट चाहिए होते हैं बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होता। फिर इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है यहाँ पर कि पार्टीज डज नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफ वोट्स, और यहाँ पर पार्टी जो है मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफ वोट्स को सब मतलब नहीं देती उनको। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि यहाँ पर स्टेप्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिफॉर्म हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि वो है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। अब एंटी डिफ्लेक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि कोई एमएलए जीत गया, कि मान लो कि वो बीजेपी का था और वो बीजेपी से जीत गया, लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं वो बोल रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाओ, या फिर कांग्रेस का था और बीजेपी रूलिंग पार्टी थी तो बीजेपी वालों ने बोला कि आप हमारी तरफ आ जाओ छोड़ के, हम आपको बहुत पैसा देंगे, तो ये इस केस में इधर जा सकते हैं। तो इसके लिए एक लॉ निकाला गया एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जिसके तहत क्या होता है कि जो जिस पार्टी के तहत वो
लड़ा था वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं कर सकता उसे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ये होता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ इन द मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर निकालना चाहिए जिससे कि इलेक्शंस के अंदर जो पैसा है वो कम खर्च करें और उसी के साथ में जो है क्रिमिनल्स हैं वो भी कम हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, वो है कि इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड और दियर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये जो पॉइंट है ये वाला इंपॉर्टेंट आपको जरूर से लिखना है, इस वाले पॉइंट को चाहे से कुछ लिखना है मत लिखना, इसमें ये वाला पॉइंट लिख देना अगर ये आता है चैलेंजेस में कि इलेक्शन कमीशन को एक रूल तो पास करना ही चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उनको फाइल करना चाहिए इनकम टैक्स की, हाँ भैया हमने इतना खर्चा कर दिया और इसका इतना इनकम टैक्स बनता है। देन फिर इसके बाद में चलते नेक्स्ट की तरफ जो कि आता है हमारा सजेशन जो कि इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई ने पूछ लिया था बच्चों से और बच्चे देख करके हो गए खुश कि हमें बनाएंगे अपने नेता, हमसे पूछ लिया कि क्या क्या तुम्हें कमियां लगती हैं। तो आपको अपनी कमियां अपने दिमाग से नहीं बताने कि हमारे यहाँ पर रोड खराब है, हमारे यहाँ पर बाथरूम नहीं, हमारे यहाँ पर पानी कम आता है, हमारे यहाँ पर लाइट जाती है, ये सब प्रॉब्लम नहीं लिखनी। आपको टू द पॉइंट अच्छे अच्छे आंसर लिखने, अच्छे अच्छे लिखोगे तो अच्छे अच्छे ही नंबर मिलेंगे। अब इसमें यहाँ पर अगर बात करें कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देन फिर इसका जो सेकंड है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू रिजर्व द मिनिमम नंबर ऑफ सीट टू अ वुमेन कैंडिडेट। ये वाला लॉ तो ज़रूर से आपको लिख देना है कि अगर कभी आता है कि आप लोग क्या चाहते हो कि क्या चेंज हो, तो यहाँ पर ये है कि जो वुमेन्स हैं उनको भी यहाँ पे इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उनकी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट होनी चाहिए कि हाँ भैया अगर 150 सीटें होंगी तो उनमें से 15 या 20 सीटें वुमेन्स की रिजर्व्ड रहेंगी। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि अब डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं वो इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डेमोक्रेसी ही अच्छी क्यों है। सबसे पहला तो ये है कि इक्वलिटी को प्रमोट करती है हर एक सिटीजन के लिए, चाहे से आप करोड़पति हो या फिर आप गरीब हो, आप डेमोक्रेसी के अंदर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चाहे से दोनों अपराध करोगे एक ही सजा होगी, चाहे आप 1 रुपये चुराओ फिर या फिर आप 1 करोड़ रुपए चुराओ, आपको एक ही सजा होगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड है कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है कि इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर थर्ड पॉइंट है कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी को इंप्रूव करती है। फिर इसके बाद में प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ पर अलाउ द रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। देन फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी के। सबसे पहला है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि सिटीजन हैव द राइट टू चूज द लीडर एंड टेक द पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। आप आज भी जाकर के अगर आपका कोई भी एमएलए है आप उसके डिसीजन में जाकर के पूछ सकते हो, ये आपका हक है कि भैया ये क्या कर रहे हो हमें भी बताओ, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप इस मकान को तोड़ करके या फिर आप इस बिल्डिंग को तोड़ करके ये क्यों बना रही हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको अकाउंटेबल हो आप, उसके लिए आपका हक है। पर अभी अगर जाओगे तो आपको भगा दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों के पास में अभी कोई वोट देने के लायक नहीं है। जब वोट होते हैं इलेक्शन के टाइम पर आप जाकर के कुछ भी पूछ लो, बहुत आराम से बोलते हैं क्योंकि उन्हें उस टाइम पर वोट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड है कि यहाँ पर सिटीजन्स having the right to know whether a decision was taken by the following proper norms और procedure से हुआ है या नहीं हुआ। ये यहाँ पे इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल या फिर हम पूछ सकते हैं उनसे और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से काम हो रहा है। फिर इसके बाद में आता है कि रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल्स, के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ये नहीं कि बस सरकार बन गई उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए लोगों के लिए। और सिटीजन हैव द राइट टू होल्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बाद में आता है कि यहाँ पे पीपल्स कैन होल्ड द प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम। और यहाँ पे इसका है कि पीपल्स को राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप बैठ करके धरना दे सकते हो, आप रैलीज निकाल सकते हो और आप फोर्स कर सकते हो गवर्नमेंट को कि वो आपके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करे, मतलब कि आप जो चाहते हो वो करे क्योंकि गवर्नमेंट है आप लोगों की। इसके बाद में आता है कि लिग्मेनाइट का मतलब क्या होता है कि एज द इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड इंजॉय द कॉन्फिडेंस, मतलब कि इंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। तो ये होता है लिग्मेनाइट का मतलब। अब इसके बाद में आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी से क्या
इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या फिर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्कीम निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल कि XYZ हमें कोई भी स्कीम निकालनी है, तो जैसे ही हम इस स्कीम का जो प्रपोजल है वो रखते हैं तो सामने वो ओपोजिशन बैठा होता है ना, वो इसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो काम 1 महीने में होना था वो उस ओपोजिशन की वजह से 6 महीने लंबा खिंच जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि एक तो इसमें डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम हो पाती है। लेकिन अगर बात करें जैसे कि अब एक ही है, जैसे कि राजा एक ही है और उसको बस उसको कुछ करना ही नहीं, उसने बोल दिया कि ऐसा होगा मतलब ऐसा होगा, उसको कोई सामने बोलने वाला थोड़ी है। तो ये एक फ़ायदा है कि इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसी में वो कम होती है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, जिस वजह से क्या होता है कि कोई भी डिसीजन टाइम पर नहीं हो पाता। अब इसके बाद में अगर बात करें, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिक्टेटरशिप इज हायर देन द डेमोक्रेसी, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए हम रिजेक्ट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी आज़ादी है। जो आज हमें आज़ादी मिल रही है कि हम कुछ भी पहन सकते, कुछ भी खा सकते, कुछ भी पी सकते, कुछ भी देख सकते हैं, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, ये है डेमोक्रेसी। देन फिर इसके बाद में आता है कि रेट ऑफ द ग्रोथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर लाइक द पॉपुलेशन साइज, ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पे जो हमारी जो ग्रोथ है वो और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, बस डेमोक्रेसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है कि आप लोगों की पॉपुलेशन साइज़ कितनी है। उसी के साथ में इस टाइम पर ग्लोबल सिचुएशन क्या है कि अगर जैसे कि रिसेशन हो गया या फिर कोरोना पीरियड आ गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि सभी की ग्रोथ कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ सभी की कम होगी। तो ये है इसके पीछे का रीज़न। देन फिर इसके बाद में आता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसी कभी भी गारंटी नहीं होती कि आप लोगों का डेवलपमेंट होगा ही होगा, और बट इट कैन बी कम्पीट विद द डिक्टेटरशिप ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ में हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। देन फिर रिडक्शन ऑफ इन द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी कैन बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बट द केस नॉट सेम फॉर द इकोनॉमी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि यहाँ पे द रेट ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे द रेट ऑफ इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे रेट ऑफ इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉयज अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर्स ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इन एक्चुअल डेमोक्रेसी डज नॉट appear to be a very successful in the reduction of economic inequalities. Then फिर इसके बाद में आता है कि democratically elected governments do not appear to be as given to address of and the questions of poverty as would you accept to them. और जो डेमोक्रेसी है वो ये नहीं दे पाती कि गरीबी क्यों है, इसके पीछे का रीज़न वो डेमोक्रेसी नहीं दे पाती। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या क्या एकोमोडेशन होते हैं कि यहाँ पे इसमें आता है कि नो सोसाइटी कैन फुल्ली परमानेंट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स। अब इसमें अब सोशल डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि मतलब ये नहीं हो सकता कभी भी कि जो पूरे ग्रुप हैं सभी लोग एक साथ राजी हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी 5-6 ग्रुप हैं, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, और ये किसी एक चीज़ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एग्री होंगे। तो वही बात इसमें कही गई है, बट इट कैन बी सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस। और ये यहाँ पर हम इसको आसानी से सीख सकते हैं इन रिस्पेक्ट्स को डिफरेंट करके। फिर इसके बाद में कंडीशंस फॉर दिस आउटकम। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो सबसे पहले वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि इन आउटकम को अचीव करने के लिए वो है कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट ए सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि बस आप सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद में जो मन करोगे वो करोगे, वो सामने जो माइनॉरिटी वाला बैठा हुआ है ना वो आपकी खाल खा जाएगा, मतलब कि आपको इतना परेशान कर देगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि इट इज आल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और अ रेस। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो आता है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो इसमें जो पॉइंट है वो है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। इसके ऊपर सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2019 में, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से देख लेना कि वुमेन हैड टू फाइट अ लॉन्ग बैटल्स, के लिए उनको फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डोमिनेटेड एंड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट से मतलब ये नहीं कि उनको सुई इंजेक्शन नहीं, उनको अच्छे तरीके से रेस्पेक्टफुल्ली बात करनी चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि वुमेन्स कैन नाउ
नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली, क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर इसके बाद में आता है कि डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप, तो यहाँ पर आता है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथ द क्लेम्स ऑफ एन द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेंट कास्ट फॉर द इक्वल stakes and the equal opportunity, still there are the instance of when the caste based inequalities and the atrocities। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आता है कि it is a recognition that the ordinary citizen values a democratic rights की वैल्यू करनी चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और साइंस बायो ये जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का रिविजन एक बार जरूर से कर लेना।